Welcome to GV Tech Talks podcast. इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो इतना सामान्य है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जिसके बिना जिंदगी एक पल भी मुमकिन नहीं। श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया। बिल्कुल, ये हमारे होने का सबसे बुनियादी हिस्सा है। और आज हमारा मिशन बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के एक अणु का पीछा करेंगे। एक जासूसी की तरह। हाँ, हम उसके साथ नाक के रास्ते शरीर में घुसेंगे, फेफड़ों की भूल भुलैया से गुजरेंगे, खून की सुपर हाईवे पर सवारी करेंगे और देखेंगे कि वो आखिर में हमारी किसी कोशिका में पहुंचकर हमें जिंदा रहने की ऊर्जा कैसे देता है। ये एक शानदार तरीका है इसे समझने का, क्योंकि श्वसन शब्द जो लैटिन के रेस्पायर से आया है, उसका मतलब तो बस सांस लेना है। लेकिन विज्ञान में ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। सही। हवा के अंदर जाने से लेकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचने और फिर कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने तक की एक पूरी श्रृंखला। चलिए तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। 18वीं सदी में एक वैज्ञानिक थे लेवोजियर। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। हाँ, एक क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। उन्होंने कहा कि श्वसन एक तरह का दहन है, मतलब जलना। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि हमारे अंदर कुछ जल रहा है। हाँ, लेकिन उनका तर्क बड़ा सीधा था। उन्होंने प्रयोग करके दिखाया कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें फिक्स्ड एयर होती है, जिसे आज हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अच्छा। और ये गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। उन्होंने देखा कि किसी भी चीज के जलने पर भी यही गैस बनती है और गर्मी पैदा होती है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्वसन एक बहुत धीमी गति से होने वाला दहन ही है, जो हमारे शरीर को गर्म रखता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन का अणु अब यात्रा के लिए तैयार है। सबसे पहले वो नाक के रास्ते यानी नासिका छिद्रों से अंदर आता है। पाठ्यपुस्तक कहती है कि यहाँ हवा के साथ 3 चीजें होती हैं। हाँ, और नाक सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वो एक बहुत ही एडवांस्ड एयर कंडीशनिंग और प्योरीफायर सिस्टम है। अच्छा। जी, जैसे ही हवा अंदर जाती है, नाक के बाल और श्लेष्मा मतलब म्यूकस उसे फिल्टर करते हैं ताकि धूल मिट्टी फेफड़ों तक न पहुंचे। एक तरह का एयर फिल्टर। बिल्कुल। फिर वहां की जो रक्त वाहिकाएं हैं, वो हवा को शरीर के तापमान तक गर्म करती हैं और उसे नम भी बनाती हैं ताकि फेफड़ों में सूखापन ना आए। इस तैयारी के बाद हमारा अणु ग्रसनी यानी फेरिंक्स में पहुंचता है। ये तो वही जगह है जहां से हमारा खाना भी गुजरता है। यहाँ तो ट्रैफिक जाम हो सकता है। और ट्रैफिक जाम ना हो, इसीलिए वहां एक बहुत ही होशियार ट्रैफिक पुलिस वाला तैनात है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस निगलते हैं, ये तुरंत श्वास नली को ढक लेता है ताकि खाना भोजन की नली में ही जाए। एकदम सही। अच्छा, तो यही वजह है कि कभी-कभी खाना खाते समय ठसका लग जाता है। मुझे याद है एक बार मैं दोस्तों के साथ हंसते-हंसते कुछ खा रहा था और अचानक बुरी तरह खांसने लगा। तो इसका मतलब मेरा एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो गया था। बिल्कुल। जब हम खाते समय बात करते हैं या हंसते हैं तो हमारा मस्तिष्क एपिग्लॉटिस को मिले जुले सिग्नल भेजता है और वो सही समय पर बंद नहीं हो पाता। तो खाने का कण गलत रास्ते चला जाता है। हाँ, भोजन का कोई छोटा सा कण श्वास नली में चला जाता है और शरीर को ये बर्दाश्त नहीं, इसीलिए वो जोरदार खांसी के जरिए उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते समय शांति रखो। सही बात है। तो अब हमारा अणु एपिग्लॉटिस के ट्रैफिक सिग्नल को पार करके श्वास नली या ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों में पहुंच चुका है। पर एक मिनट, फेफड़े तो बस गुब्बारे जैसे हैं, उनमें खुद की कोई मांसपेशी तो है नहीं। नहीं है। तो फिर वो फूलते और सिकुड़ते कैसे हैं? ये सवाल ही पूरी प्रक्रिया के दिल तक ले जाता है। फेफड़े खुद कुछ नहीं करते। असली काम 2 और संरचनाएं करती हैं, हमारी पसलियों का पिंजरा और उसके ठीक नीचे एक बड़ी गुंबद के आकार की मांसपेशी, डायफ्राम। हाँ, डायफ्राम। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर और बाहर की ओर उठती हैं और डायफ्राम सिकुड़कर नीचे की ओर चपटा हो जाता है। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर छाती के अंदर की जगह को बढ़ा देते हैं। एकदम सही। जब छाती की गुहा का आयतन बढ़ता है तो अंदर हवा का दबाव बाहर के वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाता है और हवा ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जाती है। बिल्कुल, विज्ञान का सीधा नियम है। तो बाहर की हवा तेजी से फेफड़ों में भर जाती है और सांस छोड़ते समय ठीक इसका उल्टा होता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल किताब में है, अगर किसी के शरीर में डायफ्राम ना हो तो क्या होगा?
अगर डायफ्राम ना हो, जो कि हमारे श्वसन के लगभग 75% मेहनत करता है, तो सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन। हाँ, मतलब बहुत मुश्किल। हम छाती की गुहा में दबाव का वो जरूरी अंतर पैदा ही नहीं कर पाएंगे जो हवा को कुशलता से अंदर खींचने और बाहर धकेलने के लिए चाहिए। सांस लेना बहुत थकाने वाला और नाकाफी होगा। अब यहाँ एक बात है जो मुझे हैरान कर रही है। किताब में लिखा है कि हमारे फेफड़ों में मौजूद लाखों छोटी छोटी वायु कोशिकाओं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, हाँ, एल्वियोली, उनकी कुल सतह का क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग मीटर होता है। एक मिनट, क्या? ये तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर है हमारे सीने के अंदर। ये कैसे संभव है? हाँ, ये सच है और ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन डिजाइन्स में से एक है। हमारे फेफड़े अंदर से खोखले नहीं हैं, बल्कि वे अंगूर के गुच्छों की तरह लाखों छोटी छोटी थैलियों से भरे हैं। अच्छा, गुच्छों की तरह। डिजाइन कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सतह क्षेत्रफल बनाने के लिए है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि गैसों का आदान प्रदान इसी सतह पर होता है। जितनी ज्यादा सतह, उतनी तेजी से ऑक्सीजन खून में जा पाएगी। और इनकी बनावट भी कुछ खास होती होगी? बेहद खास। एल्वियोली की दीवारें सिर्फ एक कोशिका जितनी पतली होती हैं, और वे खून की सबसे बारीक नलियों यानी केशिकाओं के घने जाल से लिपटी होती हैं, जिनकी दीवारें भी एक कोशिका जितनी ही पतली होती हैं। तो मतलब गैसों को बस 2 पतली दीवारों को पार करना होता है? बिल्कुल। ये अविश्वसनीय रूप से पतली सतह गैसों को लगभग तुरंत आर पार जाने देती है। तो हमारा ऑक्सीजन का अणु अब एल्वियोली की दीवार को पार करके खून में कूद चुका है। अब शुरू होती है उसकी सुपर हाईवे की यात्रा। यहाँ उसकी टैक्सी है हीमोग्लोबिन। खून का ऑक्सीजन टैक्सी, सही कहा। किताब में एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है। हमारे हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन होता है Fe+, जबकि पौधों के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg+। ये एक अद्भुत बात है। सोचिए, प्रकृति ने जीवन के 2 सबसे जरूरी कामों के लिए, कौन सी 2 काम? एक हवा से ऊर्जा निकालना यानी श्वसन, और दूसरा सूरज की रोशनी से भोजन बनाना यानी प्रकाश संश्लेषण। इन दोनों के लिए लगभग एक जैसा ही अणु डिजाइन किया है। कमाल है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल की आणविक संरचना लगभग समान है, बस केंद्र का धातु परमाणु अलग है। एक अणु जो हमारे खून को लाल रंग देता है और दूसरा जो पत्तियों को हरा रंग देता है, वे जुड़वां भाइयों की तरह हैं। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाता है? हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और खून की ये धारा इस कीमती ऑक्सीजन को शरीर की हर जीवित कोशिका तक पहुंचाती है। हर एक कोशिका तक? हाँ, चाहे वो दिमाग की कोशिका हो या पैर के अंगूठे की। इसीलिए जब हम ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, मतलब हवा में ऑक्सीजन के अणु कम हो जाते हैं। हमारे फेफड़े तो उतनी ही हवा अंदर ले रहे होते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो हीमोग्लोबिन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सही पकड़ा। शरीर को जब ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो वो हमें जल्दी जल्दी सांस लेने पर मजबूर करता है, ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। तो अब हम कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच चुकी है। तो क्या ऊर्जा फेफड़ों में बनती है या फिर मांसपेशियों जैसी कोशिकाओं में? इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। सांस लेना यानी ब्रीदिंग और श्वसन यानी रेस्पिरेशन एक ही चीज नहीं है। अच्छा। सांस लेना एक भौतिक क्रिया है जो फेफड़ों में होती है। हवा अंदर लेना, गैसों का आदान प्रदान और हवा बाहर छोड़ना। फेफड़े तो बस एक एयरपोर्ट है जहां ऑक्सीजन का प्लेन लैंड करता है। और असली काम शहर के अंदर होता है। बिल्कुल। असली ऊर्जा उत्पादन, जिसे हम कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, वो शरीर की हर जीवित कोशिका के अंदर होता है। कोशिका के अंदर एक छोटा सा पावर हाउस होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा ऑक्सीजन का अणु यहीं पहुंचता है और भोजन से मिले ग्लूकोज को जलाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होती है। किताब में से कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहा गया है। हाँ, ये सादृश्य बहुत अच्छा है। जैसे हम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं, वैसे ही कोशिका एटीपी का इस्तेमाल कोई भी काम करने के लिए कर सकती है, चाहे वो मांसपेशियों को सिकोड़ना हो या दिल को धड़काना हो।
तो ये है वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। जी हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एक और तरह का श्वसन भी है, अवायवीय या एनारोबिक, जो ऑक्सीजन के बिना होता है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या संबंध है? जैसे जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो अगले दिन मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? उसका सीधा संबंध इसी अवायवीय श्वसन से है। जब हम कोई बहुत जोरदार काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को अचानक बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जितनी हमारा दिल और फेफड़े सप्लाई नहीं कर पाते। बिल्कुल। उस वक्त हमारी मांसपेशियां एक प्लान बी पर काम करना शुरू कर देती हैं। वे ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज को तोड़ने लगती हैं। और इस प्लान बी का कोई साइड इफेक्ट भी है? हाँ, इसका साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिड। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूटता और एक बाई प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड बनता है। यही लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमें जलन, थकान और बाद में दर्द का एहसास होता है। इसे ऑक्सीजन ऋण या ऑक्सीजन डेप्ट भी कहते हैं ना? हाँ। अच्छा, तो अगली बार जब मैं कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हाँफ रहा हूंगा तो मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दूंगा कि मैं बस अपना ऑक्सीजन का कर्ज चुका रहा हूं। बिल्कुल, वो हाँपना और गहरी सांसें लेना शरीर का तरीका है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर खींचने का, ताकि उस जमा हुए लैक्टिक एसिड को वापस तोड़ा जा सके। चलिए वापस लवोजियर की बात पर आते हैं। उन्होंने कहा था कि श्वसन और दहन एक जैसे हैं। समानता तो हमने देख ली, लेकिन उनमें कोई बड़ा अंतर भी तो होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उनमें जमीन आसमान का अंतर है। दहन, जैसे मोमबत्ती का जलना, एक बहुत तेज अनियंत्रित प्रक्रिया है। सारी ऊर्जा एक साथ निकल जाती है। हाँ, गर्मी और प्रकाश के रूप में, और तापमान बहुत ज्यादा होता है। अगर हमारे शरीर में ऐसा होता तो हम सचमुच जल जाते। तो श्वसन कैसे अलग है? श्वसन एक बहुत धीमी, नियंत्रित और कई छोटे छोटे कदमों में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये शरीर के सामान्य तापमान पर होती है और इसे एंजाइम नाम के प्रोटीन नियंत्रित करते हैं। और ऊर्जा भी धीरे धीरे निकलती है। हाँ, छोटे छोटे पैकेट यानी एटीपी के रूप में, जिसे कोशिका अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। यह एक नियंत्रित आग है, जबकि दहन एक अनियंत्रित विस्फोट। ये बहुत साफ हो गया। अब पौधों की दुनिया में चलते हैं। एक आम धारणा है कि पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। क्या ये सच है? यह विज्ञान की सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। सच तो यह है कि पौधे हमारी ही तरह 24 घंटे दिन रात लगातार श्वसन करते हैं। 24 घंटे? हाँ, उन्हें भी अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो श्वसन से ही मिलती है। तो फिर दिन में वे ऑक्सीजन छोड़ते हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि दिन के समय जब सूरज की रोशनी होती है तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी चलती है, जो श्वसन से कहीं ज्यादा तेजी से होती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा। तो वे श्वसन में जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में बनाकर छोड़ देते हैं। इसलिए नेट नतीजा ये होता है कि दिन में वे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, रात में जब प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तब सिर्फ श्वसन चलता है। बिल्कुल, और वे हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। किताब में एक और सवाल है, क्या पौधों में सिर्फ पत्तियां ही श्वसन करती हैं या तना भी? पौधे अपने लगभग सभी भागों से श्वसन करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पुराने और लकड़ी जैसे तनों पर भी लेंटिसेल नाम के छिद्र होते हैं। अच्छा, तने पर भी? हाँ, और यहाँ तक कि जड़ें भी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। तो हाँ, तना भी श्वसन करता है। संक्षिप्त में कहें तो प्रकाश संश्लेषण एक निर्माणकारी प्रक्रिया है और श्वसन एक विखंडनकारी प्रक्रिया है। तो आज हमने ऑक्सीजन के एक अणु की पूरी यात्रा को देखा। ये सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की एक मशीन जैसी क्रिया नहीं, बल्कि नाक के एयर कंडीशनर से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस तक की एक अविश्वसनीय और सुंदर कहानी है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न जो सीधे हमारी पाठ्यपुस्तक से ही आता है। पाठ्यपुस्तक के अंत में प्राणायाम का जिक्र है, जिसे सांस लेने की एक कला बताया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि हम आम तौर पर एक बार में जो सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है। कितना? लगभग 500 मिलीलीटर, जबकि हमारी कुल क्षमता लगभग 5800 मिलीलीटर तक हो सकती है। मतलब 10 गुने से भी ज्यादा? हाँ, तो ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। हमने देखा कि कोशिकीय स्तर पर श्वसन एक स्वचालित रासायनिक प्रक्रिया है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन इस पूरी श्रृंखला का जो पहला कदम है, यानी सांस लेने की भौतिक क्रिया, हाँ, उस पर हमारा कुछ हद तक सचेत नियंत्रण हो सकता है।
तो क्या सांस लेने के तरीके पर ध्यान देकर, उसे नियंत्रित करके, जैसा कि योग जैसी प्राचीन पद्धतियां दावा करती हैं, हम अपनी समग्र ऊर्जा और स्वास्थ्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।